नमस्कार, मैं इस प्रोग्राम के मेजबान जफर खान सिंधी। आज इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं युवा कहानीकार श्री दिलीप केसानी की लिखी कहानी एहसास। वक्त रात के कोई 11:17 हुए हैं और मैं जोधपुर शहर के एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल के बड़े से खाली हॉल की साइड में पड़ी एक चेयर पर बैठा अपने लैपटॉप पर रिपोर्ट तैयार कर रहा हूं। मेरा नाम राहुल है, उम्र 26 बरस। अगले हफ्ते मुझे कनाडा जाना है। वहां की एक कंपनी ने मुझे सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जॉब ऑफर की है और कल सुबह तक इस रिपोर्ट को तैयार करके कंपनी को मेल करना बहुत जरूरी है। दिल तो कह रहा है कि चाय की प्याली को हाथ में लेके आराम से रिपोर्ट बनाऊं, पर क्या करूं दादाजी। खैर, ये राकेश भी न जाने कब आएगा। ओहो, राकेश के बारे में तो आप सबको बताना भूल ही गया। राकेश मेरा चचेरा भाई है और वो भी मेरी ही उम्र का है। इन दिनों MBA कर रहा है। फिलहाल राकेश मेरे मम्मी पापा और चाचा जी को घर छोड़ने गया हुआ है। आज रात को मुझे और राकेश को हॉस्पिटल के इसी हॉल में गुजारना है ताकि हम अपने दादाजी का ख्याल रख सकें। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं और हम भी हैं, क्योंकि हमारे दादाजी इन सब से बड़े हैं। बहरहाल मैं अपनी रिपोर्ट के काम में इस कदर उलझा हुआ था कि आसपास की दुनिया मुझे धुंधली सी नजर आने लगी। तभी अचानक खामोशी और सन्नाटे को चीरती हुई कुछ आवाजें मेरे कानों में पड़ी। आहिस्ता आहिस्ता आवाजें तेज होती जा रही थी। मुझे वे आवाजें कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब करने लगी, तो मैं वहां से उठकर हॉल की आखिरी कुर्सी पे जाकर बैठ गया। अब हल्की मंद रोशनी और बाहर खिड़की से आ रही बल्ब की लाल रोशनी मेरे आसपास जगमगा रही थी। कुछ देर बाद एक स्ट्रेचर पर किसी को हॉल के सामने से ICU वार्ड में ले जाया गया और एक रोती हुई औरत, एक छोटा बच्चा और 60-65 बरस का एक बुजुर्ग आकर हॉल की सामने वाली कुर्सियों पर बैठ गए। तभी अचानक से एक दूसरा आदमी आकर उनके पास चुपचाप अपने सिर को नीचे किए हाथों से अपनी आंखों को पोंछते हुए आ बैठा। मैं बैठा बैठा अंदाज लगा रहा था कि शायद ये बच्चा इस औरत का होगा और ये बुजुर्ग इंसान इस औरत का ससुर होगा। इतने में नर्सिंग स्टाफ से एक नर्स आई और उस औरत को चुप करवाने लगी। कुछ ही देर बाद डॉक्टर आया और उस फैमिली को समझाने लगे कि उसे कुछ नहीं होगा वगैरह वगैरह। मैं चुपचाप ये सब देखे जा रहा था और फिर वो बूढ़ा इंसान और वो औरत और वो बच्चा वहां से रोते हुए चले गए। इतने में मैंने महसूस किया कि जो चौथा आदमी उनके पास बैठा था वो आकर मेरे पास बैठ गया और रोते हुए सिसकियां भरने लगा। हल्के गुलाबी रंग की शर्ट, पुरानी सी जीन्स पहनी थी उसने। कुछ देर तक मैं चुप रहा, लेकिन फिर मेरा दिल भी पिघलने लगा, तो उसे दिलासा दे के चुप कराने लगा। वो कुछ देर बाद चुप हुआ। मेरी तरफ देखा उसने, लेकिन कुछ बोला नहीं।
कुछ देर हम दोनों खामोशी से बैठे रहे। फिर अचानक से उसने कहा, ये मेरे रिश्तेदार हैं। मैंने उससे पूछा, जो अभी आईसीयू में हैं वो आपके क्या लगते हैं? उसने मेरे सवाल को सुनकर कुछ हैरत से देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। फिर कुछ देर की खामोशी के बाद बोला, उसका नाम मंगल है। मंगल? मैंने कहा, हाँ वो तो ठीक है, पर आपके क्या लगते हैं वो? उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर की खामोशी के बाद मैंने अपना सवाल तीसरी बार दोहराया। तब जाकर उसने जवाब दिया कि वो मेरा भाई है। उसे हुआ क्या है? मेरा सवाल सुनकर वो जरा सा मायूस हो गया। फिर उसकी आंखों में आंसू भर आए गले से उसने बतलाया, एक्सीडेंट हुआ है। मैंने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, हाँ लोग अंधे होकर चलते हैं आजकल। उसने जवाब दिया, नहीं साहब, ना, गलती मंगल की ही थी। उसने ज्यादा शराब पी रखी थी। वो बाइक संभाल के चला नहीं पाया और साहब, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा उसे। उसने सवालिया अंदाज में मेरी तरफ देखा। मैं चुप हो गया। कुछ देर की लंबी खामोशी के बाद उसने बेसाख्ता से कहा, फैमिली, परिवार। वो ये बोल के फिर से चुप हो गया और फिर से उसकी आंखें बहने लगी ज़ारो कतार। मैंने पूछा, आपका क्या नाम है? तो वो फिर से खामोश हो गया। पर कुछ देर बाद दबी आवाज में उसने जवाब दिया, मांगीलाल। मांगीलाल नाम है हमारा। साहब, मंगल ने अपनी जिद पर पड़ोस के गांव में दूसरे समाज की लड़की से भाग के शादी की। पूरे गांव और समाज के सामने मंगल के माता पिता की इज्जत पर कीचड़ उछाले गए। लेकिन उसके बाद भी मंगल के माँ बाप उसके साथ खड़े रहे। मांगीलाल लगातार बोलता रहा। सन्नाटे के बीच मांगीलाल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, स्कूल में टीचर, आदर्शवादी, सच्चाई और ईमानदार पिता का शराबी, बेईमान, लालची बेटा मंगल। लेकिन फिर भी उसके पिता हर बात में मंगल का साथ देते रहे। फिर मांगीलाल ने आगे कहा, मंगल की दोस्ती गलत लोगों से थी साहब। शराब पीना, लड़ाई झगड़े करना, लोगों की फीलिंग्स की वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। शायद उसकी ये सजा उसे मिली हो। कुछ खामोशी के बाद मांगीलाल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, शायद मंगल गलत था साहब। उसकी सजा उसे मिली, लेकिन उसके घर वालों ने क्या बिगाड़ा था साहब? उनको भगवान क्यों सजा दे रहा है? ये कहते ही मांगीलाल फिर से रोने लग गया। मैंने दिलासा देते हुए कहा, फिक्र मत करो, मंगल जल्दी ही ठीक हो जाएगा। उसने भरी भरी आंखों से मेरी तरफ देख के कुछ कहना चाहा,
लेकिन फिर खामोश हो गया। कुछ खामोशी और सन्नाटे के बाद उसने कहा, अपनों को जितना चाहे आप बुरा भला बोल दीजिए, लेकिन आपका वजूद अपनों के दम पर ही होता है। काश काश ये बात मंगल पहले समझ पाता साहब, काश। मांगीलाल की बातों में खोकर कुछ देर के लिए मैं खुद को मंगल की जगह रख के सोचने लगा, तो अचानक से एकदम से सहम उठा। मैंने भी तो आज तक घर और फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने दोस्तों को दी है। फैमिली की वैल्यूज की कभी कोई कद्र क्यों नहीं करता? मैं अभी इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक से ठंडी हवा का झोंका आकर मुझसे टकराया और जैसे ही मैंने अपने आसपास देखा तो एहसास हुआ कि हम दोनों हॉस्पिटल के सामने गार्डन की एक बेंच पर बैठे थे। मैं एकदम से चौंक उठा। हम अभी तक तो हॉस्पिटल के हॉल में थे, यहां कैसे आ गए? मैं अभी ये सब सोच ही रहा था कि इतने में सूरज की पहली किरण नजर आने लगी। आंखों को मसल कर उसकी तरफ देखा। कई सारे सवाल मेरे दिल में उठ रहे थे। मैं उससे पूछने ही वाला था कि अचानक से उसने उठकर कहा, ठीक है साहब, मेरे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन मेरा एक काम कीजिएगा। मंगल के पापा को कहना कि वो उसे मारने वाला था, लेकिन वो अचानक वहां से चला गया। आपके ज़हनो दिल में भी इस वक्त कई सवाल कौंध रहे होंगे कि आखिर कौन है ये मांगीलाल? क्या लगता था मंगल का? क्या वाकई ये उसका भाई था, या इसी मांगीलाल के हाथों एक्सीडेंट हुआ होगा, या इसी ने मौत के घाट पहुंचाया होगा, या शराब के नशे में हालात यहां तक पहुंच गए? इन तमाम सवालों के जवाब हमें मिलेंगे इसी कहानी में। बने रहिए हमारे संग और सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ FM सनसिटी। सनसिटी के इस मंच पर इस वक्त आप सुन रहे हैं युवा कहानीकार श्री दिलीप केसानी की लिखी कहानी एहसास। मैं उठकर वापस उसी हॉल में आया जहां पर मंगल के घर वाले जोर जोर से स्ट्रेचर पर मंगल की डेड बॉडी को ICU से निकालकर वहां से ले जाने लगे। जैसे ही वो डेड बॉडी मेरे पास से गुजरी और जैसे ही मेरी निगाहें उसके चेहरे पर पड़ी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं पूरी तरह से हैरान रह गया। ये कैसे हो सकता था? ये तो वही मांगीलाल था जो रात भर। इसका कोई भाई है क्या मांगीलाल नाम का? उस आदमी ने सवालिया अंदाज में मेरी तरफ देखकर कहा, इसका नाम मांगीलाल भी था। इकलौता लड़का था, चुपचाप बदहाल सा कुछ पीछे सरका और एक बेंच पर बैठ गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। मैं अपने ही सवालों में गुम बैठा था कि
अचानक से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं एकदम सहम उठा। ऊपर देखा तो वो राकेश था। बोला, कहां थे रात भर? मैंने तुझे कितना तलाश किया पता है? और तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा है? कांपते हाथों से मैंने जेब से फोन निकाला, देखा बंद था। कुछ कहने की हिम्मत थी नहीं, सो खामोश रहा। राकेश ने कहा, दादाजी को होश आ गया है और वो कब से तेरे बारे में पूछ रहे हैं, चल उनके पास। राकेश मुझे हाथ पकड़कर आईसीयू वार्ड के अंदर ले गया। जिंदगी बचाने वाली मशीन्स, पाइप्स और वायर्स से उलझे हुए एक बेड पर ऑक्सीजन मास्क लगाए मेरे दादाजी लेटे हुए थे। लो दादाजी, आ गया आपका राहुल, राकेश ने तेज आवाज में कहा। टिमटिमाई थकी हुई बूढ़ी आंखों को खोलकर दादाजी ने मेरी तरफ देखा और मुझे अपनी तरफ। मैं अभी तक रात वाले हादसे से उभर नहीं पाया था। मैं लड़खड़ाते कदमों से उनके पास गया। उन्होंने मुझे अपने पास बैठने को कहा। मैं उनसे लिपटकर रो पड़ा। उन्होंने अपना ऑक्सीजन मास्क अपने हाथों से हटाया और मेरे माथे को चूम लिया। दादाजी, मुझे माफ कर दो। मेरे मुंह से यकायक ये शब्द निकल पड़े। इतने में डॉक्टर आए। उन्होंने मुझे और राकेश को बाहर जाने को कहा। जैसे ही हम दोनों आईसीयू से बाहर निकले, बाहर गेट पर ही डैडी खड़े थे। वे तपाक से बोले, बेटा तेरे कनाडा जाने का बंदोबस्त हो गया है, पैसों का अरेंजमेंट भी जल्दी हो जाएगा। ये ले तेरी कनाडा जाने की एयर टिकट। ये कहते हुए एक सफेद लिफाफा उन्होंने मुझे पकड़ा दिया। मैंने डैडी को जोर से गले लगा के कहा, अब मुझे कहीं नहीं जाना डैडी। मैं आपके साथ ही रहूंगा, आपका बिजनेस संभालूंगा। ये कहकर मैं एक बार फिर से उनसे लिपट गया। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। उनकी आंखें भी भीग गई थीं। दादाजी ठीक ही कहते हैं कि पैसा, दोस्ती, अपनी शर्तों की जिंदगी, इन सबसे भी ज्यादा जरूरी है परिवार और अपने लोग। और कमाल देखिए, जो बात मैं कभी नहीं समझ पाया, वो बात मांगीलाल ने मरने के बाद मुझे समझा दी।